चैप्टर 5 है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये नेक्स्ट चैप्टर है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 5वां चैप्टर है यानी 5th चैप्टर है क्लास 11th का। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हो गया? मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसको और समझने के लिए एक चीज समझेंगे, एक है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी ये क्या है? जीव विज्ञान की शाखा है या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, किसकी बात निकल गया? फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ऐसे पौधे जिसमें क्या होता है? फ्लावरिंग होता है यानी फूल खिलता है। फ्लावरिंग होता है मतलब फूल खिलता है। तो ऐसे पौधों की अगर हम मार्फोलॉजी की बात करें तो क्या होगा? ये क्या हो गया? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों के एक्सटर्नल यानी बाह्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं। मार्फो मतलब एक्सटर्नल, मार्फो मतलब एक्सटर्नल। एना का मतलब एनाटॉमी आता है, उसका मतलब इंटरनल। एनाटॉमी होता है मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं और मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल संरचनाओं का अध्ययन करते हैं और उसी हिसाब से उसको पहचानने और चुनने का काम करते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी। अब हम लोग को सबसे पहले ये मॉर्फोलॉजी लिखे हो तो यहां लिख सकते हो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी भी क्या करते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या करते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है हेडिंग डालेंगे द रूट, जड़। रूट यानी जड़, ठीक है। अब रूट के विषय में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो रूट होता है वो क्या होता है? मूलांकुर यानी रेडिकल से निर्माण होता है। मूलांकुर यानी रेडिकल से निर्माण होता है। तो मूलांकुर का क्या मतलब? अगर देखेंगे यहाँ पे जैसे कोई बीज है, ये क्या है? मान लो ये मटर ही है या चना ही है। मटर हो या चना कोई भी बीज होता है तो जब हम बोते हैं तो क्या होता है? उसमें जर्मिनेशन की क्रिया होती है। क्या होती है? जर्मिनेशन की क्रिया होती है। जर्मिनेशन बोले तो अंकुरण, जर्मिनेशन बोले तो अंकुरण। अंकुरण का मतलब, अंकुरण क्या होता है? आप जो पौधे का बीज जानते हैं, बीज में क्या होता है? सोया हुआ पौधा रहता है। बीज में क्या होता है? सोया हुआ पौधा रहता है जो हमको दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आया? जब हम क्या करते हैं? उसको मिट्टी में बोते हैं या उसको जो अंकुरण के लिए उचित परिस्थिति देते हैं, सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ताप हो, टेम्परेचर हो, मॉइस्चर यानी नमी हो और एयर हो। बात समझ में? तो ये जब सुटेबल कंडीशन मिल जाता है तो वो क्या करता है? जो सोया अवस्था में था, सुसुप्ता अवस्था में था, जो डॉर्मेंट फेज में था, जो पौधा उसके अंदर सोया था जो हमको दिखाई नहीं दे रहा था, वो क्या करता है? अपनी सुसुप्ता अवस्था को त्याग देता है। सुसुप्ता तो क्या करता है? त्याग देता है, यानी रेस्टिंग पीरियड को गिव अप करता है, त्यागता है और ग्रोथ करना प्रारंभ कर देता है। बात समझ में? इसी क्रिया को जर्मिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? जर्मिनेशन यानी क्या हो गया? जर्मिनेशन और प्रक्रिया है जिसमें पौधा यानी कि जो बीज है अपनी सुसुप्तावस्था को त्याग कर वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है। तो जब सुसुप्तावस्था त्याग कर जर्मिनेशन करता है तो सबसे पहले क्या होता है? रेडिकल का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? रेडिकल का निर्माण होता है। ये रेडिकल क्या होता है? रेडिकल का निर्माण होता है। हिंदी में मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकुर। अब ये क्या होता है? ये ऐसे नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है। बात समझ में? एक चीज और देखेंगे कि जो जड़ों का जो ग्रोथ होता है, जड़ों में जो वृद्धि होती है वह देखेंगे निगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। देखना तो ध्यान से, निगेटिव फोटोट्रॉपिक PHIC, निगेटिव फोटोट्रॉपिक मतलब ये
प्रकाश से दूर भागता है। जो जड़ें होती हैं क्या होती है, प्रकाश से दूर भागती है, हमेशा क्या होती है, नीचे की ओर जाती है। उस चिन्ह का मतलब निगेटिव, माने प्रकाश से दूर। बात समझ में? दूसरा देखेंगे ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, GOTROPHIC, ट्रॉपिक, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। इसका मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में जाती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किधर है, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, तो नीचे की ओर होता है। तो जड़ें हमेशा क्या करती हैं, नीचे की ओर जाती हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। तो इनमें जो वृद्धि हो गया क्या हो गया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो गया। इसके साथ साथ देखो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक भी होता है। हाइड्रोट्रॉपिक समझना ध्यान से, हाइड्रो माने पानी, हाइड्रो माने पानी, और ये जियो का मतलब भी अर्थ होता है। जियो का मतलब अर्थ होता है। अब फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है। बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया, तो हाइड्रो का मतलब हो गया पानी। तो जो जड़ों की वृद्धि होती है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होती है, यानी कि जल की ओर होती है, हमेशा नीचे की ओर ही जड़ें वृद्धि करती हैं। क्यों? फॉर सर्चिंग वाटर, पानी की तलाश में, पानी की तलाश में। इसीलिए तो आप सुने होंगे कि जो जीरोफाइट्स होते हैं, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, कौन पौधे, मरुस्थलीय पौधे यानी जीरोफाइट्स होते हैं, उनमें जड़ें बहुत ज्यादा विकसित होती हैं। उसमें जड़ें बहुत ज्यादा विकसित होती हैं। कारण यह है कि जो मरुस्थलीय भाग होता है उसमें पानी की कमी होती है। डेजर्ट वाले कंडीशन में पानी क्या होती है, कमी होती है। तो पानी की खोज में जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती है। एक पौधा है जीरोफाइट एल्फाल्फा एक पौधा है, उसकी जड़ें लगभग 110 फीट से भी अधिक हो जाती हैं। 110 फीट से भी अधिक गहराई में पानी की तलाश में चली जाती है। बात समझ में आया? तो सोचो 110 का मतलब, और घर का एक मंजिला बनाया जाए, घर का एक मंजिला तो कितना, लगभग 10 फीट, लगभग 10 फीट। 110 फीट मतलब 11 मंजिल अगर हम जमीन में बनाते तो 11 मंजिल गहराई तक उसकी जड़ें चली जाती है। किसकी? एल्फाल्फा का। यह क्या है, जीरोफाइट्स पौधा है। किसकी तलाश में जाती है, पानी की तलाश में। तो हम लोगों ने यह सीखा कि जो जीरोफाइट्स होते हैं यानी मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो उनकी जड़ें बहुत ज्यादा विकसित होती है पानी की तलाश में। ठीक है, इसीलिए होम्योपैथ में एक एल्फाल्फा नामक टॉनिक भी आता है। होम्योपैथ में अगर देखोगे तो एल्फाल्फा नामक टॉनिक भी आता है, वह उसी का अंग मिलाते हैं उसमें। ऐसा मानते हैं कि उसमें क्या हो गया, उसमें फिर जीव द्रव्य कुछ ऐसा है जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो टॉनिक में ऐसे वो करते हैं, एल्फाल्फा नामक होम्योपैथ में टॉनिक आता है। तो आपने पढ़ा ये जड़ें क्या होती है, निगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, और ये हो गया हाइड्रोट्रॉपिक हो गया। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार की घटना घटती है। तो सारे के सारे जो मूलांकुर होंगे सब ऐसे नीचे की ओर ही जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो अब क्या हो गया कि जड़ों का विकास किससे हुआ, मूलांकुर से। जड़ों का विकास किससे हुआ, मूलांकुर से, रेडिकल से। और रेडिकल के बाद ये निकलता है प्रांकुर कहते हैं, जो ऊपर की ओर जाता है, तने का विकास करता है। बात समझ में आया? क्या कहते हैं उसको, प्रांकुर कहते हैं, प्रोमोट कहते हैं। ठीक है, तो उसी से ऊपर की ओर जाता है, यानी कि जितने भी प्रोमोट होता है, यानी कि तना, फल, फूल, पत्ती इत्यादि का सब निर्माण उसी से होता है। तो यहाँ चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसका, जड़ का। किसकी चर्चा कर रहे हैं, जड़ का, रूट का। तो क्या हो गया, रूट का निर्माण हो गया रेडिकल से। रेडिकल क्या है, ये जड़ों का जो बीज का अंकुरण हुआ तो सबसे पहले यही बनता है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया जड़। अगर और देखेंगे तो जड़ जो होता है यह दो प्रकार का होता है। या फंक्शन की सिर्फ चर्चा कर ले, फंक्शन देखेंगे जड़, तो जड़ का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसका मेन फंक्शन पानी तथा खनिज लवण, पानी तथा खनिज लवणों का एब्जॉर्प्शन। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। भाई जान ही रहे हो, पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, और फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं। उस भोजन से क्या होता है, उनका तो काम होता है, मुंह से हाथ सीधे रख के बैठिए, मुंह क्या करते हैं, उसमें
तो क्या करते हैं, उसका भोजन बनाते हैं और उस भोजन से पौधों का तो जीवन क्रिया चलता ही चलता है, समस्त जंतुओं का भी जीवन उसी पे चलता है। किस प्रोसेस पे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसके लिए आप जानते हैं पानी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर से मिल जाता है, लेकिन पानी नीचे से मिलता है और पानी अवशोषित करने का काम जड़ करता है, यानी रूट करता है। तो रूट का मेन फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का अवशोषण करना, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, खनिज लवणों का भी अवशोषण करने का काम करता है। कौन करता है? जड़ करता है, रूट करता है। तो कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, ऑफ वाटर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे, इसके अलावा ये क्या करता है, एनकोरेज, यानी कि पौधों को जमीन से जकड़े रहता है। पौधों को क्या करता है, जमीन से जकड़े रहने का काम करता है। ये हो गया एनकोरेज ऑफ प्लांट विथ किससे, सॉयल। यह पौधों को मिट्टी से जकड़े रखने का काम करता है। बात समझ में आया? क्योंकि ये देखो जो पृथ्वी है, जो मिट्टी है, वह जितने भी खनिज लवण के सबका मूल सोर्स है। इसीलिए तो पौधे जमीन में ही उगते हैं भाई, पौधे जमीन में उगते हैं, उनको जितने भी खनिज लवण की आवश्यकता होती है सब के सब उनको क्या मिलता है, कहां से मिल जाता है, मिट्टी से मिल जाता है। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी से जकड़े रखने का काम करता है। इसके अलावा और अगर फंक्शन देखोगे तो ये क्या करता है, सॉइल बाइंडिंग, मिट्टी को बांधने का काम करता है। इसलिए तो देखते हो कहा जाता है कि अपरदन होता है, यानी सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी के ऊपरी परत को हवा पानी इत्यादि द्वारा बह जाता है। तो जो नेक्स्ट मिट्टी होती है, नग्न क्या होती है, मिट्टी होती है, वहां पे इरोजन सबसे अधिक होता है। जिन भागों पे पौधे पाए जाते हैं वहां पे इरोजन कम होता है। बात समझ आए? क्योंकि जो जड़ें होती है क्या करती है, सॉइल मृदा कणों को क्या करते हैं, बांधने का काम करते हैं, बाइंडिंग का काम करती है। बात समझ में आए? इसके अलावा ये कुछ जड़ें क्या करती हैं, स्टोरेज, RAG स्टोरेज, क्या करती है, खाद्य पदार्थों का संग्रह करती है। स्टोरेज ऑफ फूड, खाद्य पदार्थों का क्या करती है, संग्रह भी करती है। जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम, ये सब खाते हो तो भाई खाते हैं हम लोग, क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें खाद्य पदार्थ है। क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें फूड मटेरियल है और चीजें तो हम खाते हैं। बात समझ में आया? तो ये तो हो गया इसका, यानी सबसे पहले अगर देखें तो मेन फंक्शन यही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और उसके बाद से और भी फंक्शन उसके क्या हो गए, जल के होते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये हो गया जड़ों का जो फंक्शन है उसके संबंध में। ठीक है, अब अगर जड़ देखा जाए तो ये हो जाएगा, इसको मिटा दिया, टाइप्स ऑफ रूट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रूट, जड़ों के प्रकार। किसके प्रकार? टाइप्स ऑफ रूट, यानी जड़ों के प्रकार। नंबर 1 है टैप रूट, मूसला जड़। टैप रूट यानी कि मूसला जड़ हो गया। अब देखिए क्या देख रहा है, ये जितने भी डाइकाट पौधे होते हैं, कौन पौधे? डाइकाट, यानी द्विबीजपत्री पौधे, चना, मटर, सरसों, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डाइकाट, आम, ये सब में क्या होता है, डाइकाट होते हैं। यानी कल चर्चा हुई थी, बीते हुए टर्म में हम चर्चा किए थे कि जिनका क्या करते हैं, हम छिलका बीज का उतार देते हैं और छिलका उतारने के बाद 2 कार्टिलेजिन पाए जाते हैं, बीज पर पाए जाते हैं, दैट इज डाइकाट प्लांट। सरसों भी हो सकता है, आम भी हो सकता है, इस प्रकार से आप देख लेते हैं। बात समझ में आए? तो डाइकाट प्लांट, तो जो डाइकाट पौधे होते हैं उसमें ये प्रकार की जड़ें पाई जाती है।
उसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग पढ़े कि जो क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, यानी सीड जर्मिनेशन होता है, तो क्या बनता है, सबसे पहले रेडिकल बनता है। अब रेडिकल क्या होता है, आगे बढ़ता है, तो यही आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और यह क्या करता है, प्राइमरी रूट का निर्माण करता है। किसका निर्माण किया, प्राइमरी रूट का। कौन किया, रेडिकल किया। कब किया, जर्मिनेशन के बाद। किसके जर्मिनेशन के बाद, सीड के जर्मिनेशन के बाद। बात समझ में आया। और जर्मिनेशन कब होता है, जब सुटेबल कंडीशन आता है तब, यानी ताप दाब नमी इत्यादि कंडीशन जब पर्याप्त मात्रा में रहती है तभी जर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो एक मुख्य ऐसे निकलती है तो उसको प्राइमरी रूट कहते हैं। अब प्राइमरी जड़ जो होती है उससे ऐसे निकल जाती है, शाखा ऐसे निकल जाती है, इसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। कौन रूट कहते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं। बात समझ में। और फिर सेकेंडरी से भी ऐसी पतली पतली शाखाएं निकल जाती है जिसे टर्शियरी रूट कहते हैं। टर्शियरी रूट यानी तृतीयक जड़ें कहते हैं। बात समझ में। तो जिसमें इस प्रकार की जड़ें होती है, एक तो मेन रहता है, मुख्य रहता है, और जिसका निर्माण क्या रेडिकल से हुआ है, और उसके नीचे रूट कैप वगैरह ही पाया जाता है, आगे हम संरचना पढ़ेंगे, होता है। तो प्राइमरी रूट हो गया, उसके बाद उससे बनती है सेकेंडरी रूट, और उसके बाद बनती है टर्शियरी रूट। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती है उसको कहते हैं, पाया जाता है डाइकाट प्लांट। इसमें डाइकाट प्लांट डाइकाट एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत तो है नहीं, डाइकाट प्लांट में पाया जाता है। अब एक और विशेष बात, नीट में प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें जो टैप रूट होता है उसमें जो रेडिकल होता है वह लॉन्ग लीव होता है। क्या होता है, लॉन्ग लीव होता है, यानी हमेशा ऐसे बना रहता है, उसी से लॉन्ग लीव कह सकते हैं, या कह सकते हैं उसी से क्या होता है, प्राइमरी रूट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्राइमरी रूट का निर्माण। किसके से, रेडिकल से। याद करना किससे होता है, रेडिकल से प्राइमरी रूट का निर्माण होता है। पाया गया किसमें, डाइकाट प्लांट्स में। अब एक रूट हो गया आपका, दूसरा लिखेंगे, ये है एडवेंटिशियस रूट, इसी को फाइब्रस रूट भी कहते हैं। ये है FIBROUS, फाइब्रस रूट भी कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट। ठीक हो गया। अब देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, लिख लिए, वापस आते हैं ब्लैक बोर्ड पे। क्या हो गया, यह बीज है। क्या है, बीज यानी सीड है। जर्मिनेशन हुआ, बना रेडिकल। क्या बना, रेडिकल। लेकिन ये शार्ट लीव होता है, शार्ट लीव मैंने अल्पजीवी। कौन, रेडिकल। तो लिख यहाँ पे, जो रेडिकल होता है शॉर्ट लीव होता है, अल्पजीवी होता है, यानी बनता तो है रेडिकल, ये नष्ट हो जाता है यहीं से। जब नष्ट हो जाता है तो जहां से नष्ट हुआ यहीं से पतली पतली ऐसे ढेर सारी ऐसी जड़ें बन जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। बात समझ में आया, तो ढेर सारे बाल के समान या पतले पतले धागे के समान संरचना बन जाती है, इसीलिए जो कहते हैं फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। और क्या हो गया, रेडिकल यहीं से नष्ट हो गया, जहां से नष्ट हुआ वहीं से बन गया, इसलिए इसको कहते हैं एडवेंटिशियस, अवस्थानिक, नॉट फिक्स प्लेस। एडवेंटिशियस यानी अवस्थानिक। बात समझ में आया। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती है वो पाई जाती है मोनोकाट में। इसमें मोनोकाट जो प्लांट्स होते हैं, यानी धान, गेहूं और मक्का और चना नहीं, और जौ तो होगा ही, बार्ली वो भी गेहूं की प्रजाति है, गेहूं जैसे ही होता है। तो इस प्रकार के, तो ये क्या होते हैं, एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। आप धान गेहूं मक्का ऐसे उखाड़ के देखिएगा, ऐसे
गन्ना में भी इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। ऐसे उखाड़ते हैं तो पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर ढेर सारा दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जड़ों को क्या करते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये मोनोकाट प्लांट्स में पाया जाता है और इसके पहले पड़े थे टैप रूट पड़े थे, जिससे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। बात समझ में? तो इस प्रकार की जड़ें आपने पढ़ा कि जड़ें दो प्रकार की हुई, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। जड़ों का प्रकार आपने पढ़ा। जो लिखेंगे रीजन ऑफ, अगला हेडिंग है रीजन्स ऑफ द रूट। रीजन में क्षेत्र, रीजन ऑफ द रूट। रीजन ऑफ द रूट ऐसे टैप रूट में होता है रूट कैप। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो इसको हो जाएगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यहां तक है, ऐसे मान लो ऐसे हो गया, और यहां से रीजन ऑफ इलांगेशन। ये आप कर सकते हैं, ये जो होता है फ्यू मिलीमीटर होता है। यहाँ पे फिर ऐसे दिखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे जड़ें ऐसे पाई जाती हैं, इसको कहते हैं रीजन ऑफ मेचुरेशन। रीजन ऑफ मेचुरेशन, ठीक है। और इसी में ये रूट हेयर पाए जाते हैं, रूट हेयर्स पाए जाते हैं, और यह काम करते हैं एब्जॉर्प्शन of water and minerals। ठीक है, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा समझते चलेंगे कि क्या हो गया, जो जड़ें होती है, टैप रूट की बात करें, क्योंकि जो प्राइमरी रूट होता है वो क्या होता है, एडवेंटिशियस यानी अवस्थाएं जो जड़ें होती है उसमें नहीं पाया जाता। बात समझ में आया? तो इसमें अगर देखते हैं ऐसे तो क्या हो गया, सबसे नीचे टोपी के आकार की संरचना पाई जाती है। सबसे नीचे किसके आकार पाई जाती है, टोपी की संरचना पाई जाती है। इसे रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। बात समझ में आया? सबसे पहला क्या हम चर्चा कर रहे हैं, रूट कैप की। तो कहाँ पाया जाता है, सबसे नीचे की ओर पाया जाता है। बात समझ में आया? अब ये क्या होता है, जैसे मिट्टी के कण जो जड़ें होती है उसकी वृद्धि आपके पास नीचे की ओर होती है। किधर होती है, नीचे की ओर होती है। और मिट्टी के कण जो होते हैं कठोर होते हैं। भाई मिट्टी के कठोर होते हैं, लेकिन कस के त्वचा पर रगड़ छील देगा। तो ये क्या करती है, रूट कैप जड़ों को नीचे की ओर जाने में सहायता करती है। और इसके नीचे जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है, उनकी जो ये कोशिकाएं होती हैं उनकी रक्षा करता है, प्रोटेक्शन, रक्षा करने का काम करता है। टोपी का वही काम होता है। भाई टोपी लगा लेते हो, क्यों टोपी लगा लेते हो, उसकी रक्षा के लिए। बात समझ में आया? तो ये भी क्या करता है, रूट कैप जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह होती हैं उनकी कोशिकाओं को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करने का काम करता है। और मिट्टी के घर्षण से भी बचाने का काम करता है। और कह सकते हो कि अंदर की ओर जाने में सहायता करता है, अंदर की ओर जाने में, मिट्टी की गहराई में जाने में सहायता करता है। कौन, रूट कैप।
इसके बाद का क्षेत्र, इसके बाद का क्षेत्र है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, ये पहला आपने पढ़ा, ये दूसरा हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है, अगर देखा जाए तो ये है विभाजोत्तक। विभाजोत्तक क्या हो गया? विभाजोत्तक। तो विभाजोत्तक का मतलब क्या होता है? होती है ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसके में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, वो ज्यादा घना होता है, केंद्र का आकार कुछ बड़ा होता है। किसका आकार बड़ा होता है? केंद्र का न्यूक्लियस का आकार बड़ा होता है, और ये बहुत तेजी से, किसे? बहुत तेजी से विभाजित होती है। याद होगा आपको कि जो ग्रोथ होता है, क्या होता है? ग्रोथ यानी वृद्धि जीव में होती है, वह सेल डिवीजन के कारण ही होता है। मान लो क्या हो गया, एक कोशिका, छोटा सा ये पौधा है, ऐसे पाल रहा है, एक कोशिका है, तो एक कोशिका से क्या होगा? दो कोशिका होगा, फिर कोशिका की लंबाई बढ़ेगी, दो कोशिका, चार कोशिका, 4 से 6, 8 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। जीवधारी का लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान वगैरह बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जो जीवों में जो वृद्धि होती है, क्या होती है? वृद्धि क्या होती है? यानी ग्रोथ किसकी वजह से होता है? सेल डिवीजन की वजह से होता है। किसकी वजह से? सेल डिवीजन की वजह से। क्या होता है? ग्रोथ किसमें? जीवों में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से क्या हो गया, जो ग्रोथ होता है वह विभाजन की वजह से होता है। अब जो विभाजन होता है, अब ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कोशिका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल कह सकते हैं। बात समझ में? ये कोशिकाएं क्या होती है? स्पेशली केवल विभाजन ही होता है इसमें। ये ऐसे जगह पे पाई जाती हैं जहां पे ग्रोथ होता है। ये प्लांट की हम बात कर रहे हैं, जो प्लांट के ऐसे भागों में पाई जाती है जहां ग्रोथ होता है, तो वहीं भी ये पाई जाती हैं और बहुत तेजी से विभाजित होती हैं। इनकी संख्या 1 से 2, 2 से 4, 100 ऐसे होता चला जाता है, तो ये विभाजित होती हैं। तो क्या समझ में आया कि इस क्षेत्र में जो पाई जाएगी, यानी कि जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, तो आपने पढ़ा कि ये क्या होता है? रूट कैप के ठीक नीचे होता है, यानी कि कुछ रूट कैप में धंसा होता है, कुछ यहाँ होता है। समझना इस चीज को, समझना कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वो कुछ रूट कैप के अंदर भी जाता है और कुछ उसके जस्ट नीचे, एकदम बिल्कुल ऐसे रहता है। ये बात समझ में आया? और फिर बताया गया इसकी कोशिकाएं क्या होती है? विशेष स्पेशल कोशिका होती हैं, जो क्या करती है? तेजी से विभाजित होती हैं। तेजी क्या होती है? विभाजित होती हैं। विभाजित होगी तो क्या होगा? नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, यानी कोशिका के पौधे के जो भाग है उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी। तो अब तुम्हारे नीट में प्रश्न पूछ सकता है कि इलांगेशन ऑफ प्राइमरी रूट, यानी प्राइमरी रूट का जो लंबाई चौड़ाई जो बढ़ता है वह किसके वजह से होता है? तो लिखेंगे ड्यू टू डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहां पाई जाती है? वेयर इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द रूट कैप, रूट कैप के या जस्ट रूट कैप समथिंग। इसकी कुछ इसमें भी पाई जाती है और इसके नीचे भी पाई जाती है। स्पेशली डिवीजन नहीं, इसके नीचे होगा, इसके अंदर इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये हो गया, तो विभाजन हो गया। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है? दूसरा ये लिखा गया है रीजन ऑफ इलांगेशन। तो यहां से लिखा गया है, यानी कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से लेकर के यहां तक ऐसे दिखा दिया गया है। इसको क्या कहते हैं? इलांगेशन। इलांगेशन हिंदी दीर्घीकरण, हिंदी दीर्घीकरण। अब दीर्घीकरण का क्या मतलब होता है? यहां देखो, तो उसका मतलब होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे कोशिका बनी, जैसे ये पहली वाली कोशिका, देखो यहाँ ध्यान से, पहली कोशिका थी, इसकी लंबाई सपोज है यहाँ है, अगर मान लो 1 मिलीमीटर मान ले, 1 मिलीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, 1 मिलीमीटर ये भी है, मान लो सपोज है। तो पहले विभाजन होगा, क्या होगा? विभाजन होगा, तो एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई, एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई। अब जब 2 कोशिका बन जाती है तो डिवीजन का काम खत्म, डिवीजन का काम खत्म, तो दूसरा फेज आता है, इसको इलांगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलांगेशन। मतलब अगर ये 1 मिलीमीटर इसकी लंबाई थी, तो ये जो दोनों कोशिका बनी, ये भी 1 मिलीमीटर हो जाएगी और ये भी 1 मिलीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आया? यानी कि जो मदर सेल थी, मदर सेल की जितनी लंबाई थी उतनी लंबाई दोनों कोशिका प्राप्त कर लेती है। बात समझ में आया? इस फेज को क्या कहते हैं? इलांगेशन फेज। क्या कहते हैं? इलांगेशन फेज, यानी दीर्घीकरण अवस्था। इसमें क्या बताया गया? कोशिका डिवीजन के पश्चात अपने मदर सेल के बराबर की लंबाई चौड़ाई प्राप्त कर लेती है। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं सेल इलांगेशन। ये लिखा गया है
कितना होता है, फ्यू मिलीमीटर। ये थोड़ा याद करना, फ्यू मिलीमीटर होता है, ये बहुत कम ही होता है इसका इलांगेशन का। फिर उसके बाद आ गया, क्या आया, उसके बाद है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वन क्षेत्र। कौन क्षेत्र, मैच्योरेशन यानी परिपक्वन। तो अब कोशिका जो हो गई अपने मदर सेल के बराबर जब लंबाई चौड़ाई प्राप्त कर ली, अब क्या होगा, परिपक्वन अवस्था आती है। परिपक्वन अवस्था में जितने भी उसमें सेल ऑर्गेनेल्स है, जितने भी कोशिकांग है, वह पूरी तरह से उसमें बन जाते हैं, पूरी तरह से बन जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो इसी को परिपक्वन कहते हैं। बात समझ में आया, क्या कहते हैं, परिपक्वन फेज में कह सकते हैं कि इस फेज में या इस चरण में या इस अवस्था में जो नई बनी कोशिका थी, जो नई बनी कोशिका थी, उसके अंदर सभी कोशिकांग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। कंप्लीटली ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर डेवलप इनसाइड द न्यू फॉर्मिंग सेल। नई कोशिका जो बनी थी उसमें। बात समझ में आ गया। तो इसी को कहते हैं क्या, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ पे जितना क्या होगा, सब मैच्योरेशन का काम हो जाता है, परिपक्व हो जाती है। अब देखो यहाँ प्रश्न, यहाँ पे आता है पतली पतली रूट हेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रूट हेयर पाई जाती है, मूल रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल रोग कहते हैं। इन्हीं का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बात समझ में आया। अब तुम्हारे नीट में प्रश्न पूछेगा, रूट हेयर्स फाउंड, रूट हेयर्स फाउंड कहाँ पाया जाता है, तो दे देगा रूट के रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलांगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। कहाँ मिला, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। बात समझ में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंटल नहीं रहेगा तो नहीं बता पाओगे। ये तो जानते हो कि जड़ों में रूट हेयर पाई जाती है, जिसका काम पानी और कई और अवशोषण करना होता है, ये भी सही है। लेकिन कहाँ पाई जाती है, चारों विकल्प दिया है। चारों किसका पार्ट है, जड़ का भाग है। चारों किसका है, रूट का ही पार्ट है। तो जब तुमको एक कंफर्म रहेगा तब तुम बता पाओगे कि क्या होगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पाया जाता है। क्या पाया गया, रूट हेयर। क्या काम है, हाँ, मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। और ये सब मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय ही कह सकते होता है। और यहाँ पे और जैसे यहाँ छोटा छोटा रहता है, ये बड़ा बड़ा हो जाता है। तो इन सबका काम एब्जॉर्प्शन है, ये काम सपोर्टिंग का काम करने लगेंगे। तो रीजन हो गया किसका, रीजन ऑफ रूट। पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही डालेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब देखो, क्या देखो, अब होता क्या है कि जड़े जो अपने जो मूल कार्य होता है, जो मेन फंक्शन होता है, उसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, मेन फंक्शन के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्यों के लिए भी अन्य रूपों में बदल जाती है। फिर बात समझिए, जड़े अपने मुख्य कार्य के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्यों को संपादित करने के लिए अन्य रूपों में बदल जाती हैं। तो जड़ों के इस परिवर्तन को या रूपों में बदलाव को मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी जड़ों का रूपांतरण। इसे कहे, ठीक है, यही बताया गया कि जड़ें अपने मूल कार्य के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य करने के लिए कुछ विशेष संरचना में परिवर्तित हो जाती है, उसी को जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। बात समझ में भाई, जड़ों का मुख्य कार्य हुआ जल और खनिज का अवशोषित करना। जैसे मान लो मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, ये सब की जड़ें हैं। लेकिन क्या होती है, ये स्टोरेज खाद्य पदार्थ का संग्रह करती हैं, खाद्य पदार्थों का संग्रह करती है। तो इसलिए अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाती है।
तो ये परिभाषा लिखने की जरूरत तो है नहीं, जैसे ये लिखो टैप रूट, ये टैप रूट का रूपांतरण है कैरेट, गाजर जानते ही हो, ठीक है, टर्निप, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टोर फूड, खाद्य पदार्थों का संग्रह करने का काम करता है। टैप रूट का रूपांतरण है कैरेट। यह है एडवेंटिटियस, एडवेंटिटियस रूट का है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये फूल जाता है गेट स्वालेन, स्वालेन एंड स्टोर फूड। अब देखो इसमें तुम्हारा जो है क्या करेगा, मीट की बात करते हो तो उसमें दे देगा ये कैरेट, कैरेट हो गया, या दे दिया टर्निप। ये क्या है, किस प्रकार की जड़ों का रूपांतर है, दिस टाइप ऑफ रूट। ये उस तरह जाकर जड़ों का रूपांतर है, खाद्य पदार्थों का संग्रह भी है, लेकिन प्रश्न पूछेगा किस प्रकार की जड़ों का रूपांतर है, टैप रूट का या एडवेंटिटियस रूट का। तो यही याद करने वाली बात है, यही याद करने वाली बात है। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, चाहे गाजर हो चाहे टर्निप हो जाए। बात समझ में आया। यहाँ देखो स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिटियस रूट का, किसका, एडवेंटिटियस रूट का है। तो इस प्रकार से आप ऐसा कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। जवाब दे 3 नंबर, गलत जवाब देने पर -1 नंबर। ठीक हो गया। अब ये देखो जैसे दिया है, ये ऐसे करके लिख लो, ये है हैंगिंग स्ट्रक्चर, हैंगिंग स्ट्रक्चर, लटकता हुआ संरचना, स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट ए बेनियान ट्री, बरगद के पेड़ में आर प्रोप रूट, प्रोप रूट लिखा है, हैविंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द बेनियान ट्री, बेनियान मतलब बरगद, बरगद के पेड़ के नीचे गया कि ढेर सारी पत्ती लताएं जैसे लटकी हुई चीजें दिखाई देती हैं। वो लटकी हुई संरचना क्या है, जड़े है, क्या है, जड़े है। और किस प्रकार की जड़े है, उसको प्रोप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप रूट। अब तुम्हारे परीक्षा में पढ़ देगा प्रोप रूट फाउंड इन, प्रोप रूट फाउंड इन, इसमें पाया जाता है। तो बरगद में तुम्हारे किताब में एग्जाम्पल दिया तो बरगद याद करेंगे। बात समझ में, या इसी को उल्टा करके पूछेगा कि हैंगिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन बेनियान ट्री, जो लटकता हुआ बरगद के पेड़ में जो संरचना पाया जाता है क्या है। तो या तो प्रॉप रूट दिया हो, या तो केवल दे दे रूट दे दे, वो एडवेंटिटियस रूट है। अभी आगे आएगा उसको सपोर्टिंग रूट, अभी क्या उसके बाद आएगा, अभी इसके बाद से। बात समझ आ गया। तो सपोर्ट करने गन्ना में पाया था, मक्का में भी पाया था, नोट्स पे पाया था, लोअर जो नोट्स होता है उसी पे पाया था, उसकी अभी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन फिर यहाँ क्या हो गया, जो लटकता हुआ संरचना क्या कहा हम लोग, प्रोप रूट, किसमें पाया गया, बेनियान यानी बरगद के पेड़ में पाया जाता है। ठीक है। ऐसे फिर बना के लिख सकते हैं, मेज
मक्का एंड शुगर केन, शुगर केन, ठीक है। ये सपोर्टिंग रूट्स होती है, सपोर्टिंग रूट्स, ठीक है। कमिंग आउट होती है, कमिंग आउट एट लोअर नोड्स। इसको क्या कहते हैं? स्टिल्ट, स्टिल्ट रूट। क्या हो गया? स्टिल्ट रूट। अब तुम्हारे डी का प्रश्न क्या गया? इनमें लोअर नोड, यानी कि मक्का में जो नीचे वाला नोड होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड, बाल के समान संरचना पाई जाती है, नोन एज, क्या कहा जाता है? स्टिल्ट रूट। क्या कहा जाता है? स्टिल्ट रूट कहते हैं। इसी को फिर लिख दे, इन शुगर केन, गन्ना में जो पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो लोअर सरफेस भी कह सकते हो। और जब गन्ना ढह जाता है, गिर जाता है, बरसात के समय देखते हो जो ज्यादा लंबा होता है तो वो गिर जाता है, तो जहां गिर जाता है वहीं से जड़ें निकल जाती है उस नोट पे, क्या कहेंगे उसको? स्टिल्ट रूट, ठीक है। फिर इसी को और दूसरी तरफ दे देगा, स्टिल्ट रूट फाउंड इन, स्टिल्ट रूट फाउंड इन किसमें पाया जाता है? एक तो विकल्प गन्ना भी दे देगा और एक तो विकल्प मध का भी दे देगा, और तीसरा विकल्प देगा ए एंड बी। ए एंड बी वाला सही है, खाली एक चक्कर का घबरा दिए, एक चक्कर गया तो घबरा दिए। तो इस प्रकार से ये स्टिल्ट रूट हुआ। बात समझ में आया? पाया जाता है, याद करना, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट। एक लिख दो राइजोफोरा। स्वयंभी एरिया में न्यूमैटोफोर्स, राइजोफोरा एक प्लांट है। राइजोफोरा क्या है? एक प्लांट है जो कहाँ पाया जाता है? स्वैम्पी एरिया, दलदली स्थान पे। स्वैम्पी एरिया में दलदली स्थान पे जहाँ पानी ज्यादा लगा रहता है, दलदली स्थान पे, तो होता क्या है? क्या होता है कि वाटर लॉर्ड कंडीशन में जहां जल जमाव होता है, जहां पानी ऐसे ज्यादा लगा रहता है, अब ये देखो ऐसे, अब क्या हो जाता है? इस पानी ज्यादा लगे होने की वजह से यहाँ के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी में जो ऑक्सीजन रहती है वह खत्म हो जाती है। मिट्टी के अंदर पानी होने की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। याद होगा तुमको कि खेती में जिस खेत की निराई गुड़ाई यानी जुताई कुड़ाई ज्यादा होती है और उसके अपेक्षा जिस खेत में मान लो जुताई कुड़ाई न हो तो फसल ज्यादा अच्छा होता है, जिसमें ज्यादा कुड़ाई होता है, जिसमें कुड़ाई वगैरह होती है, घास निकाल जाता है, कुड़ते हैं, कुदाल वगैरह चलाते हैं, तो होता क्या, जैसे हम कुड़ते हैं फिर मिट्टी बैठती है तो उसके अंदर हवा उसके अंदर चली जाती है, बात समझे। और वही हवा क्या करता है, जब पौधे जल का अवशोषण करते हैं तो हवा की कंडीशन में ही साथ अवशोषित कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो हवा नहीं रहेगा तो उसके अंदर पानी भी सब रहेगा लेकिन पौधे सक नहीं कर पाएंगे, चूस नहीं पाएंगे, बात समझ आएगा। तो ज्यादा वाटर लॉग जहाँ पानी जल जमाव ज्यादा रहती है तो वहां पानी मिट्टी के अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और इसकी वजह से पौधे जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, इसलिए सूख जाते हैं, बात समझ में आया। तो कभी ये क्या करें, कोल्ड ड्रिंक मान लो पीना है, पहले बोतल वाला आता था, अभी बोतल आता है, मान लो सपोज कोल्ड ड्रिंक का मुंह उसका जो ढक्कन है खोल पूरा मुंह में लगा लिए, सपोज सोचना इस बात को, तो मुंह में लगा दिए कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे मुंह में जाएगा, जैसे ये ढक्कन का है पूरा मुंह में डाल दिया, अब तो खींचो नहीं जाएगा। अब उसके पीने के लिए क्या है, जब उसमें जो शीशी है ये शीशी कोल्ड ड्रिंक का,
थोड़ा सा मुंह में लगाओ, ये खुला रहेगा, इधर से हवा जाएगा तभी तो कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे मुंह में जाएगा। अब पूरा मुंह का कोल्ड ड्रिंक का मुंह का पूरा तुम अपने मुंह में लगा तो कभी कोल्ड ड्रिंक नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हवा जा ही नहीं रही है, जहां है उसको आने के लिए हवा चाहिए। तो ऐसा हो गया कि जब पानी जल जमा होता है तो हवा निकल जाती है, तो पानी होने के बाद भी पौधों को पानी नहीं मिल पाता, इसलिए सूख जाते हैं। बात समझ आया? तो ये दलदली स्थान पे, कहाँ पे? दलदली स्थान पे उगने वाला प्लांट है राइजोफोरा। उसमें क्या होता है, ऐसे खूंटी की तरह से जड़ें निकलती हैं, खूंटी की तरह से ऐसे बाहर की तरफ निकली रहती हैं, ठीक है। उसी को निमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निमेटोफोर, पी साइलेंट है, निमेटोफोर कहते हैं, ठीक है। ये क्या काम करती है? हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, श्वसन में सहायता करती है। कहाँ पाई गई? दलदली स्थान में जो पौधे होते हैं उसमें पाया गया, यानी स्पेशली राइजोफोरा में पाया गया। हाँ, लेकिन एक और विशेष बात ध्यान देना, इसमें जो न्यूमेटोफोर है उसका जो ग्रोथ है, जो हम लोग शुरू में पढ़े तो उसका ठीक उल्टा होता है। हम लोग जड़, ये भी तो जड़ ही है, इसलिए टाइप ऑफ रूट, स्पेशल कंडीशन है। हम लोग पढ़े थे जड़ों का जो विकास होता है क्या होता है? निगेटिव फोटोट्रॉपिक, प्रकाश से दूर होता है, तो ये नीचे से ऊपर होता है, तो प्रकाश की ओर हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो गया। तो हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक था, तो ये नीचे से ऊपर वाला निगेटिव जियोट्रॉपिक हो गया। वो पढ़े थे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक हो रहा था, ये नीचे से ऊपर वाला निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक हो गया। यानी कि सामान्य जड़ों की जो विकास होता है, सामान्य जड़ों का जो ग्रोथ होता है, उससे जस्ट अपोजिट ग्रोथ होता है निमेटोफोर्स को, निमेटोफोर्स में होता है। और ये दलदली स्थान में पाया जाता है, खूंटी की तरह से होता है, और ये हेल्प इन रेस्पिरेशन, श्वसन में सहायता करता है। आज हमने इतना पढ़ लिए, फिर आगे और पढ़ेंगे, ठीक है।